फूटी कौड़ी। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी जो महाबली हनुमान जी की माता है, इसलिए गाली देना बनता ही नहीं है, बिल्कुल गाली देना नहीं बनता। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आपने हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग कई बार सुना होगा, जब भी किसी को जलील करना होता है तो ये कहते हुए सुना होगा कि तेरी औकात मेरे सामने दो कौड़ी की भी नहीं है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा। जब कोई गरीब लड़का अपनी शादी के लिए लड़की के फादर के पास में पहुंचता है तो लड़की का फादर भी यही कहता है कि दो कौड़ी की तेरी इज्जत नहीं है और तू चला है रिश्ता मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं दो कौड़ी के टीचर की। अब ये शब्द कितना जलील कर पाते हैं किसी शिक्षक को, क्योंकि शिक्षक तो विष्णुगुप्त भी रहे थे, जिनकी चुटिया को पकड़कर नंदवंश ने के राजा जब घनानंद ने जब बाहर निकाला था तब उन्होंने ये कहा था कि अब ये शिखा तब तक नहीं बंधेगी जब तक मैं साम्राज्य का नाश नहीं कर देता। लेकिन फिर भी एक शिक्षक अपने देश को सर्वोपरि मानता है, अपने सम्मान से भी ज्यादा मानता है। जब सिकंदर ने अटैक किया उस समय भी वो उस ही नंद वंश के पास में गए अपनी सारी शत्रुता को भुलाकर ये कहने के लिए कि भाई इस समय दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और नंद वंश ने तब भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सभी जानते हैं उस इतिहास को कि किस तरीके से सिकंदर को इस देश से लौटने के लिए मजबूर किया गया और नंद वंश का नाश बिना किसी रक्तपात के कर दिया गया। बहुत बड़ी घटना थी इतिहास की। यही बबीता मैडम अपने चैनल पर समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे को बहुत लोग बरगलाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ज्यादा जुनून में आदमी बहुत ज्यादा गलत कदम उठा लेता है। तो वो यही बताने का प्रयास कर रही है कि भैया देखो, बहुत सारे लोग तुम्हारे को बरगलाने की कोशिश करेंगे, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे को किताबों का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि किताबें ही हमारी सबसे बड़ी मित्र है। वो किताबें ही थी जिनको पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर आज जाने जाते हैं। अदरवाइज उनके पास में कुछ नहीं था कि हम जान पाते। लेकिन इस समाज में जिन लोगों की ये मानसिकता है, जो ऐसा कह रहे हैं, उनको सबसे पहले तो विष्णुगुप्त जी के बाद में ये बता दें कि सबसे पहला हमारा स्लोगन ही ये है, जब हम भगवान को पाने की यात्रा करते हैं, अध्यात्म में जब कूदते हैं, जब छलांग मारते हैं, तब सबसे पहले भगवान को भजने से भी पहले हम गुरु को पकड़ते हैं, उसकी उंगली को पकड़ते हैं, क्योंकि गुरु की उंगली पकड़े बिना इस संसार से हमारे को कोई तार नहीं सकता। और इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। और उन्हीं गुरुओं को दो कौड़ी का कहा जा रहा है। मैं सभी गुरुओं को शामिल कर रहा हूँ, चाहे यूट्यूब के हों, चाहे जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हो, क्योंकि आजकल मतलब एक ट्रेंड चल गया है। ये पत्रकार चाहे कितना भी कमा लें, अगर इनसे कोई कुछ सवाल कर दे तो ये कहते हैं कि हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनके सर्टिफिकेट की जरूरत भी किसी को नहीं है। लेकिन गालियां देने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, नाम बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर नाम है, अंजना। अंजना जो महाबली हनुमान जी की माता है, इसलिए गाली देना बनता ही नहीं है, बिल्कुल गाली देना नहीं बनता। दूसरा ओम, जिसके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है, जो भगवान श्री हरि का पर्याय है। और फिर कश्यप, आपने सुनी होगी वनिता और कद्रू की जो कहानी, उन्हीं में वनिता के पुत्र हैं गरुण राज, जिन्हें भगवान श्री हरि ने अजर और अमरता का आशीर्वाद दिया बिना अमृत पिए। उन्हें अमृत पीने की जरूरत नहीं पड़ी गरुण राज को,
लेकिन उनके मातृ प्रेम को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर, उनके जो बल को देखकर भगवान श्री हरि ने उन्हें अजरता और अमरता का वरदान दे दिया। इसलिए इस सुंदर नाम में, क्योंकि महाबली हनुमान जी को कहा जाता है ना आंजनेय सुत, 12 नामों में दूसरा नाम यही है आंजनेय सुत, इसलिए बिल्कुल गाली देना नहीं। लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं उनसे एक बात सीधे तौर पर करना चाहूंगा, क्या ये शब्द अंजना के हैं? ठीक है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, नहीं चल रहा है, और कुछ भी जो दिमाग से निकला वो बोल दिया गया। बबीता मैडम ने तो बता दिया कि भैया वो 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं, उनकी जो औकात फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। तो कहने का ये कौड़ियां जो हैं बहुत समय पहले जब चला करती थी, जब धन का कोई वैसा वास्तविक रूप नहीं था, उस समय कौड़ियों को ही आज की डेट में भी माता लक्ष्मी की पूजा के लिए कौड़ियों को रखा जाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि कहां से ये बातें शुरू हुई। सबसे बड़ी बात तो ये शुरू हुई कि शिक्षक से आखिर किस बात का भय है, किस बात का डर है। तो मैं बता दूं कि शिक्षक ही सबसे बड़ा भय का कारण है, क्योंकि जब पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को खोती है, उस समय शिक्षक ही हैं, उस समय संत साधु और संत समाज ही है जो अपने सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ता है अपने देश को सुधारने के लिए, संभालने के लिए। देश किसी संविधान से नहीं, संविधान तो एक कानून और नियम होता है, उसको बनाने वाले भी आप और हमारे जैसे ही लोग थे। बस ये है कि उन नियमों पर कोई नहीं चल रहा हो वो अपराधी हो गया, नहीं तो रेपिस्ट बाहर घूम रहे हैं। जज ऐसा वो फॉर्मूला दे देते हैं कि नहीं, इस तरीके से इसे रेप नहीं माना जाएगा। जज कह देते हैं कि लिव इन में रहना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो कानून बन गया। उस समय किसी सनातन धर्म की बातों को नहीं माना जाएगा। तो कहने का ये अर्थ है कि आप किस हिसाब से चलेंगे। अगर कोई गलत कानून बना देता है तो ठीक है, तो फिर तो वृद्धाश्रम भी सही है, क्योंकि वहां पर कोई आपके नैतिक मूल्य तो रहे नहीं, कोई मर्यादा तो रही नहीं। अब वहां पर जब एक शिक्षक को ऐसा लगता है कि नहीं समाज में कुछ गलत हो रहा है, तो पढ़ाने के साथ में जागरूकता फैलाने का काम करता है। जो जागरूकता फैलाने का काम मीडिया को करना चाहिए, जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जब वो अपने कार्य को भूल जाता है, तब शिक्षक आगे बढ़कर उनकी जिम्मेदारी को भी संभाल लेता है। और फिर उसी शिक्षक से कहते हैं कि पैसा बटोर रहा है। बिना पैसे के तो कोई क्रांति भी नहीं लड़ी जाती। क्रांति को खत्म करने के लिए तो इनकम टैक्स लगाया गया था ब्रिटिश राज में, क्योंकि वहां पर अगर महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की लड़ाई को हम देखते हैं तो सिर्फ हमारे को यही पता चलता है कि किस तरीके से पैसों की जब जरूरत पड़ी तब साहूकारों ने ही मदद की थी। जब हम 1857 की लड़ाई को देखते हैं तब भी पैसे के बिना वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी, पैसे की कमी पड़ी, इसीलिए वो लड़ाई सिर्फ उत्तर भारत तक सिमट कर रह गई थी। अगर उस लड़ाई के लिए पैसे की आमद हो जाती तो हमारे पास में तोपें और बंदूकें होती, हमारे पास में वो सिपाही भी होते, और फिर अगर दक्षिण भारत भी पूरी तरीके से उत्तर भारत के इस लड़ाई में शामिल हो जाता तो किसी भी हालत में ब्रिटिश लोग यहाँ पर 1857 के बाद ही नहीं टिक पाते। लेकिन वो टिके, और उन्होंने हर इंसान के ऊपर टैक्स लगाया, जबरदस्त टैक्स लगाया। टैक्स लगाने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप देश के विकास के लिए लगा रहे हैं, ठीक है लगाइए। जैसे आजकल जब एक्सप्रेस वे बनती हैं तब इस ये कहकर बनाई जाती है कि भैया जब ये इसका जो कुछ इसमें लगा है, जो पैसा इसमें लगा है, जब वो निकल कर आ जाएगा तब हम टैक्स माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो आए दिन नए नए कानून बनते हैं और उन कानूनों को आप विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर कोर्ट की मोहर भी लग जाती है। वरना फास्टैग में ये कहा गया कि अगर इतने से इतने टाइम से ज्यादा अगर किसी वाहन को खड़ा होना पड़ता है तो उसको फ्री बाहर निकलने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको वहां पर खड़ा भी होना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है ये सब किताबी बातें हैं, लेकिन आदमी की जेब को लूटना है। जब 2020 में जब हर बैरल जो पेट्रोल था उसकी कीमत जब डाउन जा रही थी, उस समय भी एक भारतीय नागरिक को कोई राहत नहीं दी गई। आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि भैया अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है इसलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमत बढ़ रही है। जबकि होना ये चाहिए कि एक देश का सशक्त नेतृत्व वो होता है कि आदमी डर के अंदर ना जिए, आदमी सवाल करना सीख सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चोरी छिपे दबे पांव जिस
हम आपातकाल की भत्सना करते हैं, उस आपातकाल की तरफ धीरे धीरे से ये देश जा रहा है। लोग कहेंगे कि नहीं, साधु संतों को सिर्फ साधु संतों की बातें करनी चाहिए, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास में साधु संतों ने भी हथियार उठा लिए थे, क्योंकि ये सिर्फ आपातकाल की बात नहीं है, ये पूरे देश को हाईजैक करने की बात है, लोगों के विचारों को कुंद करने की बात है। पहले सिर्फ मीडिया में जो खबर चलाई जाती थी उसको मान लिया जाता था कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन जब टीचरों ने, जब अध्यापकों ने ये बोलना शुरू करा नहीं वो गलत बता रहे हैं, सच्चाई ये है। जैसे कि जब खान सर ने बताया कि चाणक्यपुरी में 1 रुपए के लीज पर जो है पूरा का पूरा वो स्कूल दे दिया गया, जो उससे कई गुना ज्यादा है जिसमें प्रधानमंत्री जी रहते हैं, प्रधानमंत्री निवास से। आखिर किस आधार पर दे दिया गया? ये काम सब करते रहे हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी रही हो। जिस तरीके से बिजली डिपार्टमेंट की जमीन को 1 रुपए के कौड़ी भाव में टोकन मनी के आधार पर दे दिया गया, बिल्कुल कहने का ये मतलब है कि अगर लोग सो रहे, देखिए आपकी स्वतंत्रता सिर्फ तभी तक जीवित है जब तक आप जागरूक है। अगर आप जागरूक नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में सिर्फ लगे रह जाएंगे और इसका फायदा सिर्फ दूसरे लोग उठाएंगे। आपने कभी किसी ऐसे लोगों को मरते गिरते नहीं देखा होगा। मरते गिरते सिर्फ जनता है, आग लगती है सिर्फ जनता में लगती है, पुलिस की लाठियां सही जाती हैं वो सिर्फ जनता सहती है। उसके बाद में ये जो एक सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा की दीवार होती है पत्रकार, जो किसी सच को भी झूठ कर देती है, झूठ को सच कर देती है, और कानून में जाकर अगर आपके पास में अगर साक्ष्य हैं तो झूठे को भी सच और सच को भी झूठ साबित किया जा सकता है। कहने का ये अर्थ है चाहे आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन जब शिक्षक को ये गलत लगता है तो वो अपने उन लाखों स्टूडेंट्स को बताता है कि भैया ये सोचो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, ये सब उस शिक्षा की ही पैदाइश थे जिन्हें आज हमारे ही कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कॉकरोच। और जब किसी ने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। कहने का मतलब ये एक आक्रोश अंदर भी भड़क रहा है। रूस की क्रांति से सबको ही वाकिफ है। जब उल्टे सीधे निर्णय लिए जा रहे थे तब लेनिन के नेतृत्व में रूस की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन यहाँ पर लोग इतने सो गए हैं, इतना मतलब उनके अंदर बिल्कुल जिसे कहना चाहिए आत्मसम्मान के भाव नहीं रह गए हैं। और रहे भी कैसे? जिस देश ने 700-800 साल की गुलामी देखी हो, जिसने सिर्फ ये सीखा हो कि अगर हमारे ऊपर नेतृत्व करने वाले ने ये कानून बना दिया है, अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आप गलत हैं, आपको आपके परिवार को एक हे दृष्टि से देखा जाएगा। अगर आप आवाज उठा रहे हैं, जैसे बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपके मन में कोई प्रश्न आया, कक्षा में उठकर आपने हाथ उठा दिया, और भी जने जानते हैं कि मतलब उनको भी मालूम है कि भाई वो भी जानना चाहते हैं उस प्रश्न के बारे में, लेकिन वो हाथ नहीं उठाएंगे। और शिक्षक ने अगर उसको हंसकर टाल दिया या उसको बेइज्जत कर दिया तो दूसरे लोग हंसी उड़ाएंगे, ये नहीं कहेंगे नहीं सर इसका सवाल सही था। ये सवाल करना हर किसी का अधिकार है, और अगर हम अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी शिक्षा बेकार है। सिर्फ शिक्षक यही तो चाहते हैं कि आप आवाज उठाइए, और कोई भी शिक्षक बिना किसी साक्ष्य के बात नहीं करता। वो सिर्फ जो आपके आसपास में घटनाएं घट रही हैं, ये उन घटनाओं के प्रति आपको जागरूक करता है। लेकिन पत्रकार जो होता है वो उसे डिफेम कर रहा होता है। उन घटनाओं को अगर आप देखा जाए तो उन घटनाओं को छुपाकर एक नए तरीके से प्रस्तुत करता है। वो भी किसके लिए काम करता है? सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए, उस सत्ता के लिए जिसकी वजह से वो ये समझता है कि मेरी नौकरी सही है, मेरा परिवार ठीक है। हर कोई इस बारे में सोचता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो गाली देने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन विरोध दर्ज करना चाहिए, क्योंकि इतिहास उसको भी अपने लपेटे में ले लेता है जो सही समय पर आवाज नहीं उठाता। क्योंकि समय का पहिया तो सबको कतरता चला जाएगा। समय लिखेगा, वो इतिहास उसका भी नाम लिखता है कि भैया ये उस समय मौन क्यों रहा था। वो उसके अपराध को गिनवाएगा जरूर। फिर से वही प्रश्न जब आ जाता है कि जो उन्होंने कहा 2 कौड़ी, ये दरअसल हर अध्यापक के सम्मान की बात है। वो सिर्फ इस देश को
गंवार बना देना चाहते हैं हमारे जो शीर्ष पर नेता बैठे हुए हैं। वो ऐसे शिक्षकों को अपना षड्यंत्र बना रहे हैं, वो ताकि शिक्षा की जमीन हिल जाए, ताकि सिर्फ हम मंदिर और मस्जिद में फंसे रह जाए, आने वाली पीढ़ी खुद पर गर्व ना कर सके। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो अगर अपनी जिम्मेदारी निभाता, फिर कह रहा हूं, तो शिक्षकों को मोर्चा संभालना नहीं पड़ता। और ये वही शिक्षक हैं जो हमें हमारे इतिहास को बताकर रीढ़ सीधी करना सिखाते हैं, जो हमें हमारे इतिहास पर गर्व करना सिखाते हैं। जब जब चाटुकार लोगों ने, नेताओं ने देश की गरिमा के साथ खेला है, अध्यापक ही हैं जो सीधी टक्कर ऐसे नेतृत्व, ऐसे शीर्ष नेताओं को देता रहा है। जो भूल गए हैं वो याद कर ले कि महान मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने वाले आदरणीय चाणक्य जी को, जिन्होंने नंद वंश की सत्ता को हिला दिया था। किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जॉली LLB 2 में अन्नू कपूर बोलता है कि मैं तिल का ताड़ बनाकर यहां लखनऊ का बेस्ट वकील बनाऊं। दरअसल इस फूटी कौड़ी को खुद नहीं मालूम कि ये मोटा पैसा कमाने के लिए खुद के घर में आग लगा रहे हैं। खैर, अगर ऐसा रहा तो इतिहास को दुख होगा कि बाबा साहब ने इतना लचर संविधान क्यों बनाया जहां लोकतंत्र का कोई स्तंभ बाकी नहीं रहा। नेहरू 935 के एक्ट से हटकर इसे एक नया रूप देना चाहते थे, मगर बाबा साहब को लगा कि इस एक्ट के ना रहने पर 1932 का पूना पैक्ट भी खत्म हो जाएगा, जिसमें सबको अलग अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। खैर, दो बातों को जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों बातें एक ही हैं। अब कुछ दिनों के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु पर्व भी मनाना बंद कर दिया जाएगा और व्याभिचार करने वाले जो राम रहीम उम्र कैद के बाद भी पैरोल पर बाहर आकर प्रचार प्रसार करते रहेंगे। एपिस्टिन फाइल में नाम आने वाले, नीट के पेपर लीक करने वाले सब बाहर घूमकर मजे करेंगे, मगर टीचर सबको चाहिए फटेहाल नंग गिरदारी, जिसकी शुरुआत विवेक सर से कर दी गई है। मगर उनका हर एक आंसू इन चाटुकार पत्रकारिता और देश के पहली कतार के शीर्ष नेताओं के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शिक्षक तो जागा हुआ है और जो जैन जी है वो भी जागा हुआ है। हालांकि ये कहा जाता है कि भैया वो जल्दी बहलावे में आ जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ब्रेन वॉश नहीं, वो हर चीज को बिल्कुल साक्ष्य के आधार पर जांचते हैं, उसका पड़ताल करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो आपातकाल की तरफ देश बढ़ रहा है, इसको बढ़ने ना दिया जाए। कोशिश कीजिए और शिक्षकों का साथ दीजिए, जो लोग आप, क्योंकि इतनी कॉमन सेंस सब में है कि वो सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब अगर वो ये चाहते हैं कि भैया देश को बिल्कुल गंवार बनाकर छोड़ देना चाहिए, हिंदू मुसलमान में फंसा देना चाहिए, तो फिर ये देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता। 1947 के बाद में भी हमारे देश ने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। 1990 तक हमारा देश धीरे धीरे से प्रोग्रेस कर रहा था। चीन के अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर भी हमारा जो वैदेशिक व्यापार उनसे कहीं आगे था, जो अब बहुत पीछे चल रहा है। हमारे कम से कम जो ज्यादा पैसा, जिसे कहते हैं ना कि लोग कह रहे हैं कि भैया अपने एडवर्टाइजमेंट पे पार्टियां खर्च कर रही हैं, लेकिन अगर आप देखें जो हमारी सबसे पुरानी पार्टीज हैं उसके पास में अपना ढंग का कार्यालय भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने देश को लूटा उनके पास में सब कुछ है। तो प्रयास आप कीजिए, कॉमन सेंस सबके पास में है। सिर्फ राम का नाम लेने से ही राम का कोई भक्त नहीं बनता, लेकिन राम के चरित्र को धारण करने के लिए सही और गलत पर टिके रहना भी जरूरी है। अगर सही और गलत में चुनाव करना पड़ता है तब राम छुपकर भी बाली को मारने से गुरेज नहीं करते, लेकिन जहां पर मर्यादा की बात आती है तब वो घर छोड़ने में भी नहीं चकते। तो इस तरीके का अगर हमारे को समाज बनाना है एक सुंदर और सशक्त, तो अपने अध्यापकों का, आपके शिक्षकों का सम्मान करना हमारे को होगा। और अगर कोई उनके सम्मान में गलत बोलता है तो उसको नेग्लेक्ट करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई भी जगाने वाला नहीं रहेगा। और जिस घर में कोई जगाने वाला नहीं रहता, आप ये समझ लीजिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो देश, ये वही देश है जो करुण के, जिसके बारे में बहुत अच्छी कविता लिखी गई थी, उस कविता के बारे में थोड़ा सा भूल रहा हूं।
हेनरी विवियन डेरोजियो, जो एक राष्ट्रवादी कवि कहे गए, और उन्होंने भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी कविता लिखी थी कि मेरे देश, बीती गरिमा के दिनों में तुम्हारे ललाट के चारों ओर एक सुंदर प्रभामंडल व्याप्त था और पूजा एक देवता के समान होती थी। वह गरिमा कहाँ है अब, वह श्रद्धा कहाँ है? आखिरकार गरुड़ के समान तुम्हारे पंखों को जंजीर से जकड़ दिया गया है और तुम नीचे धूल में औंधे पड़े हो। तुम्हारे चरण के पास तुम्हारी दुख भरी कहानी लिखने के अतिरिक्त पूजा के लिए भी कोई फूल उपलब्ध नहीं है। बहुत कम उम्र 22 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो गया था, लेकिन उनकी ये पंक्तियां आज हर जनमानस को हिलाने के लिए काफी हैं। अगर हम नहीं जागे तो वाकई में माँ भारती की पूजा के लिए भी एक फूल हमारे पास नहीं होगा। वैसे ही दुख, दरिद्रता, जैसा बंगाल में हालात हो गए थे उस समय अकाल के, जिसे देवेंद्र नाथ टैगोर ने, दादा भाई नौरोजी ने कवर किया था, लिखा था, कहीं ऐसा ना हो कि शब्द कम पड़ जाएं और व्यथाएं बहुत हों। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि हमारे शिक्षकों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें मालूम पड़ सके कि उनके सम्मान के लिए हम भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जय भवानी, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जय जय श्री सीताराम।